आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है वही लड़ाई है जो उस समय महात्मा गांधी जी लड़े थे। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं, जनता को दबाते हैं, के बीच फूट फैलाने का काम उनकी पार्टी करती है। आप आवाज उठाते हैं, आप पर प्रशासन और पुलिस का जोर लगवाया जाता है। आज भी वही आपके अधिकार खतरे में है जिनके लिए महात्मा गांधी जी लड़े। क्या है वो अधिकार? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार है। ये जो वोट है आपका, जो आप कुछ ही दिनों में डालने जा रहे हैं, इस वोट से आपका भविष्य, आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। ये हमारे संविधान ने आपको एक सबसे बड़ी शक्ति दी है जिससे आप इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार के लिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं। और आज आपने देखा है कि संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की, और जब उनको पता लगा कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एस.एस. संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो, नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होके चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है? क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे, और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका जवाब आप मांगेंगे। आज मेरे तमाम नौजवान भाई यहां खड़े हैं, बताओ शिक्षित हो कि नहीं? किसने पढ़ाई की है? हाथ उठाओ। की है पढ़ाई?
क्या किसी नौकरी के लिए परीक्षा दी? आपको मालूम है कि शायद 25 लाख बच्चे हर साल बिहार में ये परीक्षाएं देते हैं कि नहीं? फिर क्या हुआ? क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, आपके रिजल्ट निकले, आपकी नियुक्तियां हुई, और जो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हैं बिहार की सरकार ने भरे। आज शिक्षित हो, बेरोजगार क्यों हो? बेरोजगार क्यों हो? मैं बताऊं? देखो, एक जमाने में अगर रोजगार लेना था, ढूंढना था, तो कहां से मिलता? सबसे पहले खेतों से। खेती किसानी से आप कमा सकते थे। यहां पे जो बुजुर्ग बैठे हैं, किसान हैं, बताएंगे कि खेती से कमा भी सकते थे और रोजगार भी बनते थे। क्यों बहने, सच बात है कि नहीं? खेती में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, या अपनी खेती होती थी तो कमाई हो जाती थी। आज क्या परिस्थिति है? कमा के देखो, सुबह से शाम तक खून पसीना बहाओगे, खेती में काम करोगे, लेकिन कमा नहीं पाओगे। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती किसानों को। आपको उपज का दाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है? नहीं मिलता है। खाद के वितरण के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? आपको ताज्जुब होगा। मैंने यूपी में काम किया है। यूपी में मैं ललितपुर गई थी। ललितपुर में किसान खाद की वितरण की लाइन में खड़ा हुआ, 2 दिन खड़ा रहा। वो वहां से निकलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि जब खुलेगी, अगर मैं यहां खड़ा नहीं होऊंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। खड़ा कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वहीं पे गिर के मर गया। ये है हालत आज इस देश की, जहां भाजपा की सरकार है। वहां भी 10 सालों से भाजपा की सरकार, और यहां एनडीए की सरकार, और केंद्र में भी। ना आपको खाद मिलता है, आप पेट्रोल डीजल खरीदने जाते हैं तो टैक्स पे टैक्स, महंगा से महंगा बन गया है। ट्रैक्टर पे भी टैक्स है, हर चीज, हर सामान पे टैक्स है। आप कमाएंगे कैसे? दूसरी तरह से एक सरकार मिलता था, सरकारी कंपनियां, बड़े बड़े सरकारी उद्योग मिल लगते थे, तमाम इंडस्ट्री आती थी, बड़े बड़े हवाई अड्डे बनते थे, सरकारी खदान होते थे। आज क्या समस्या है? नरेंद्र मोदी जी ने लगभग सारे सरकारी जितने भी बड़े उद्योग हैं, अपने 2 बड़े सेठों को दे डाले। कौन है ये सेठ? कौन बताएगा? पहले अडानी जी, बोलो, अडानी जी। दूसरे अंबानी जी। आपकी सारी संपत्ति इन दोनों को दी गई है। आप मोदी जी को कभी गांव में देखते हैं? कभी घर आए हैं? कभी किसी किसान के घर में खाना खाया है? कभी किसी बहन से पूछा है कि कैसे गुजारा कर रही हैं ये इस महंगाई के जमाने में? कभी नहीं पूछा ना। सोशल मीडिया किन किन के पास है? सबके पास है। तो मोदी जी को अंबानी जी के बेटे के शादी में आपने देखा कि नहीं देखा? देखा ना। वहां भोजन खाए, वहां हाथ मिलाया, वहां हालचाल पूछे। उनको तो हमने विदेश में भी देखा है। कभी किसी राष्ट्रपति के हाथ पकड़े हुए, कभी चीन के राष्ट्रपति के हाथ पकड़े हुए बातचीत हो रही है, कभी ट्रंप के साथ भोजन हो रहा है। आपके साथ किसने बिठाया मोदी जी को गद्दी पे? किसने बिठाया?
किसने बार बार उनमें विश्वास किया? आपने। किसकी शक्ति थी कि मोदी जी इतने बड़े नेता बने? आपकी। किसकी संपत्ति है कि बांटी जा रही है बड़े बड़े सेठों को? आपकी। और आपकी परिस्थिति क्या है? आपके बच्चे नौजवान यहां खड़े हैं, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कैसे भी पैसे इकट्ठे करके कर्ज लेके इनको पढ़ाते हो। और मैं जानती हूं कि आप में से गरीब मां अपने बेटे को सबसे पहले पढ़ाएगी, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। मैं ऐसी माताओं से मिली हूं जिनके पास कुछ छोटे मोटे सिलाई के काम किए, किसी के घर में बर्तन मांज लिए। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाना था, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना था, अपने बच्चों की तरक्की चाहते थे। ये सब आप करते हैं। जब आपके बच्चों की शादी का समय आता है, कर्ज लेते हो कि नहीं? ब्याज देते देते उम्र बीत जाती है बहनों और भाइयों, सच बात है कि नहीं? आपके कभी कर्ज माफ किए मोदी जी ने? नहीं किए ना? किसके किए हैं? अंबानी जी, अदानी जी के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए। और आपकी एक कर्ज माफ नहीं किया, आपका 1 रुपया माफ नहीं किया। आज आप इस परिस्थिति में हो कि मेरी बहनों को डर लगता है बाहर जाएंगी अपराध होगा।